हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ने वाले हैं पाठ 10 नगरीयकरण। तो नगरीयकरण क्या होता है? जो ग्राम से नगरकरण या फिर शहरीकरण कहा जाता है। ग्राम मीन्स गांव, गांव से शहर की तरफ बसने की प्रक्रिया को नगरीयकरण या फिर शहरीकरण कहा जाता है। ये रहा नगर। क्योंकि नगरीकरण यानी क्या होता है? जो ग्राम होता है, जो गांव से होता है, नगर की ओर बसने की प्रक्रिया को ही नगरीकरण या फिर शहरीकरण ऐसी कहा जाता है। नगरीकरण से तात्पर्य केवल सीमित क्षेत्र में जनसंख्या वृद्धि से ही नहीं है, वरना सामाजिक आर्थिक संबंधों से परिवर्तन से है। क्योंकि ग्राम से शहर की ओर परिवर्तन होते हुए नगरीकरण में परिवर्तन हो जाता है। तो चलो हम नेक्स्ट देखते हैं आगे। दो व्यक्तियों के बीच में यानी एक पिताजी और एक लड़का, दोनों के बीच में संवाद होता है। तो देखिए पिताजी क्या बोलते, सुरेश आज मैं खेत देरी से जाऊंगा। सुरेश के पापा बोल रहे हैं कि मुझे आज मैं खेत देरी से जाऊंगा, इसलिए तुम पहले जाओ। तो तात्या मेरे मन में आज कारखाने में जाने का विचार है। वो बोल रहे हैं कि मुझे आज कारखाने में जाने का विचार है, खेत में जाने का विचार नहीं है। क्यों? मुझे ऐसा लगता है कि मैं कारखाने में नौकरी करूंगा, खेत में नहीं करूंगा। यानी उनको ऐसा लगता है वो लड़के का कि मैं कारखाने में नौकरी करूंगा, खेत में नहीं करना चाहता, खेती करना नहीं चाहता। कारखाने में नौकरी क्यों बेटा? वो पूछ रहा है। फिर बोलता है तात्या, कारखाने में नौकरी करने से मुझे प्रति माह वेतन मिलेगा। अधिक समय काम किया तो अधिक वेतन मिलेगा, और उसी प्रकार दिवाली के समय बोनस, अतिरिक्त वेतन भी मिलेगा। यानी दो व्यक्तियों में देखो, लड़का और उनके बेटे में, दोनों में संवाद होता है कि पिताजी बोलता है कि खेत जाना है, लड़का बोलता है कि मैं खेत नहीं जाऊंगा, कारखाने में जाऊंगा। तो कारखाने में पैसा मिलेगा, हर महीने का वेतन मिलेगा, दिवाली आने पे बोनस मिलेगी, ये बोलता है। तो अरे फिर अपनी खेती का क्या होगा? अपने खेती का क्या होगा? अगर हम लोग खेत छोड़कर अगर कारखाने में काम करेंगे तो हमारे खेती का क्या होगा? वो बोले कि नौकरी करते करते खेत का भी काम देखूंगा। यानी वो बोल रहा है उनका लड़का कि नौकरी भी करूंगा और खेती भी करूंगा, दोनों। तो उनके पापा बोल रहे हैं कि सब तो ठीक है, पर क्या यार मुझसे होगा ये सारा चीज? दोनों काम होंगे क्या? खेती भी करना है, नौकरी भी करना है, ये दोनों एक साथ होंगे क्या? तात्या मैं सब देख लूंगा, उसकी चिंता मत कीजिए। हम थोड़ा भविष्य का विचार करेंगे। आज हमारे गांव जैसा दिख रहा है ना, उसमें भविष्य में बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। जो बोल रहा है कि आज हमारा गांव ग्राम इस खेड़े के समान है, कल भविष्य में इसका परिवर्तन होगा। जो गांव है वो शहर में परिवर्तन हो जाएगा। कौन सा परिवर्तन कर रहे हो तुम? देखो हम लोग अगर नौकरी करेंगे तो नौकरी में अच्छे पेमेंट आना चालू हो जाएगा। नौकरी मिलने से काम भी होगा, खेती भी होगी, गांव में घर का परिवर्तन होगा, घर का परिवर्तन होगा, घर में बोली भाषा, घर में पहनावा, घर में खाना पीना, सारा चीज में परिवर्तन, सारे चीज में परिवर्तन आ जाता है। तो ऑटोमेटिक गांव में परिवर्तन, हम सब गांव में परिवर्तन होने लगेगा। तात्या आप थोड़ा भूतकाल में जा पहले। गांव यदि कीजिए, हमारे गांव कितने छोटे थे और आज हमारे गांव की स्थिति देखिए। आज हमारे गांव के सामने कारखाना आ गया है। हमारी खेती गांव के पास है। कारखाना शुरू होने से सड़कों का विकास होगा। कारखाना, विद्यालय, दवाखाना, महाविद्यालय, प्रशासकीय कार्यालय जैसी सुविधाएं शुरू होगी। गांव में बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी हो जाएगी। बाहर से लोग यहाँ आने रहने आएंगे। गांव का विस्तार होगा, गांव का विकास होगा। देखो उनका लड़का बोल रहा है कि गांव में थोड़ा भूतकाल में जाओ पहले। जो आज गांव है वो कल हमारे गांव में कितने छोटे थे,
और आज हमारे गांव की स्थिति देखो, आज हमारे गांव के सामने कारखाना आ गया है, लोगों को रोजगार मिल गया, गांव में कारखाना आ गया तो बाहर के लोग रोजगार के लिए यहाँ पर आ गए। कारखाना शुरू होने से यहाँ की सड़कों का विकास हो गया, वहां पर कारखाना वो खोलने से और गांव जो छोटा था उस गांव में धीरे धीरे लोग आने लगे, रहने लगे, दवाखाना खुल गया, विद्यालय हो गए, प्रशासकीय कार्यालय हो गए, अधिक सुविधाएं शुरू हो गई और गांव में बड़ी 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 इमारतें बड़ी खड़ी हो गई और बाहर से लोग यहाँ रहने आ गए और गांव का विस्तार होगा और गांव का विकास हो गया। यानी धीरे धीरे देखो तो वहां पे रोजगार चालू हो गया, रोजगार मिलना हो गया। जो गांव था ग्रामीण था, ग्राम था जो खेड़ा था, जो गांव था बस्ती थी, वो शहरों में परिवर्तन। देखो एक कारखाना खुलने से वहां की रास्तों में परिवर्तन हो गया, रास्ते बड़े हो गए, चौड़ीकरण हो गए, डामरीकरण हो गए, खड़ीकरण हो गए, सब हो गए। वहाँ लाइट की सुविधा, विद्यालय की सुविधा, प्रशासकीय कार्यालय हो गए, लोगों को रोजगार मिल गया, इतनी सारी सुविधाएं, यानी वो शहरीकरण में धीरे धीरे परिवर्तन हो गया। देखो गांव में कारखाना शुरू होने से क्या क्या फायदा हुआ। काम के लिए आस पड़ोस के लोग, पास पड़ोस के लोग, गांव के अन्य लोगों को आने आने लगे और वहीं पर रहने लगे। जो कारखाना शुरू हुआ तो बाहर के लोग अपने गांव में काय के लिए, रोजगार के लिए आने लगे और रहने लगे। दूसरी बात, यहाँ पर यातायात चालू हो गया, सामान लाना ले जाना, कच्चा माल आना, पक्का माल बनकर जाना, होटल खुल गए, भोजनालय खुल गए, फुटकर वैद्यकीय सेवा, ये सारी चीजें, बिक्री की दुकानें, अन्य सेवाएं वहां पर चालू हो गई। देखो कारखाना खुलने से इतनी सारी सुविधाएं चालू हो गई, यानी परिवर्तन होने लगा धीरे धीरे। हमारे देश में कृषि पूरक व्यवसाय, यह ग्रामीण भाग का प्रमुख व्यवसाय है। हमारे देश में कृषि और कृषि पूरक व्यवसाय यह ग्रामीण भाग का प्रमुख व्यवसाय है। दूसरा, नवीन विविध उद्योग व्यवसाय ग्रामीण क्षेत्रों में शुरू हो रहे हैं। तीसरा, जैसे कारखाने, मिले, ऊर्जा प्रकल्प बहुत अदृश्य प्रकल्प है। चौथा, गांव की जनसंख्या में वृद्धि होती है। पांचवा, गांव का विस्तार हो जाता है। और छठवा, स्वास्थ्य, खान पान, अस्पताल और मनोरंजन, इतनी सारी सुविधाओं में परिवर्तन आ जाता है। गांव में नवीनीकरण हो जाता है, जैसे कारखाने, मिले, ऊर्जा, गांव की जनसंख्या में वृद्धि हो जाती है, गांव का विस्तार हो जाता है, धीरे धीरे बढ़ जाता है, उसमें सारी चीजों की सुविधा होता है। वहां पर स्वास्थ्य, खान पान, अस्पताल, मनोरंजन, इतनी सारी सुविधाएं होने लगती है। तो अब देखिए दूसरा, ग्राम पंचायत। गांव में जब गांव होता है, ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत से नगर परिषद और नगर परिषद से नगर पालिका परिषद। ग्राम पंचायत, नगर परिषद, नगर पालिका परिषद, तीनों चीजों में परिवर्तन। पहले गांव था, ग्राम पंचायत थी, गांव से शहरों में हो गया नगर परिषद और नगर परिषद से नगर पालिका हो गई, यानी धीरे धीरे शहरीकरण में परिवर्तन होने लगा। ग्राम पंचायत के स्थान पर नगर परिषद अथवा नगर पालिका का उदय होता जाता है, यानी धीरे धीरे परिवर्तन होने लगता है। चलो आगे देखते हैं। नागरिकों को विविध मजबूत सार्वजनिक सेवाएं देने का कार्य इंसानों को करना पड़ता है। जो नागरिक होते हैं गांव के या शहरों के, उन लोगों को विविध मजबूत सार्वजनिक सेवाएं देने का कार्य इंसानों को करना पड़ता है। अब कौन सा कार्य? नागरिकों को विविध मजबूत सार्वजनिक सेवाएं, सार्वजनिक सेवा बोले तो बस हो गई, ट्रेन हो गई, ये सारी सुविधा है। रुग्णालय हो गए, अस्पताल हो गए, विद्यालय हो गए, ये सारी सुविधाएं, सार्वजनिक सेवाएं देने का कार्य इंसानों को करना पड़ता है। जैसे पेयजल, पीने का पानी, सड़कें, यातायात तथा गंदे पानी के निकास की व्यवस्था, सड़कों पर बिजली आदि। इसके अलावा नगर नियोजन, मनोरंजन के साधन, दर्शनीय स्थल, बाग आदि सुविधाओं को भी विकसित करना पड़ता है। परिणामतः गांव का रूपांतर नगर
शहर में हो जाता है। देखो, इतनी सारी सुविधाएं होने के बाद नागरिकों को विविध मजबूत सार्वजनिक सेवाएं देने का कार्य इंसान को करना पड़ता है। वो कौन सी सेवाएं होती है? जैसे जैसा शहरीकरण में परिवर्तन हो गया, तो वहाँ पेयजल में पीने का शुद्ध पानी, सड़कें चौड़ी हो जाती है यातायात के लिए, बसें के लिए, ट्रकों के लिए, जो भी है वो रुंदीकरण हो जाता है। यातायात तथा गंदे यातायात आना जाना चालू हो जाता है। गंदे पानी की निकास की व्यवस्था, जो वहां से जो पानी निकलता है गंदा पानी, उसको बाहर जाने की व्यवस्था बनाई जाती है नाली के माध्यम से। सड़कों पर बिजली आदि की व्यवस्था, यानी जो सड़क होती है गांव की, उस सड़क पर स्ट्रीट लाइट लगाया जाता है, जो सड़कों पर लगाई जाती है, लोगों को आने जाने के लिए रात के समय में सुविधा की जाती है आदि। इसके अलावा नगर नियोजन, मनोरंजन के साधन, सिनेमा हॉल होते हैं वहां पर, दर्शनीय स्थल, जो दर्शनीय स्थल, धार्मिक स्थल, तो ये सारी सुविधाएं वहां पर होती है। परिणामतः गांव का रूपांतर शहरों में परिवर्तन हो जाता है। ये सारी सुविधा वहां होने पर गांव का विकास शहरीकरण में हो जाता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, नगरीय बस्ती किसे कहते हैं? अब नगरीय बस्ती किसे कहते हैं? नंबर एक, जिस बस्ती या गांव में, जो गांव होता है, जिस बस्ती या गांव में काम करने वाले लोग 75% पुरुष कृषि के अलावा अन्य व्यवसाय करते हैं, ऐसे बस्ती को नगरीय बस्ती कहते हैं। आपको मालूम है, जिस गांव में लोग ज्यादातर काम करने वाले, जो रोजगार करने वाले, काम करने वाले, खेती के काम और खेती के काम के अलावा और कोई दूसरा काम करने वाले, 100 में से 75% पुरुष कृषि के अलावा, यानी खेती के अलावा और कोई दूसरा काम करना होते हैं, ऐसी बस्ती को नगरीय बस्ती ऐसी कहा जाता है। दूसरा, जिस बस्ती की जनसंख्या 5,000 से अधिक होती है, जिस बस्ती की जनसंख्या 5,000 से अधिक होती है, उसको नगरीय बस्ती कहते हैं। तीसरा, बस्ती की जनसंख्या का घनत्व दर कम से कम 4 वर्ग किलोमीटर कितना होता है, इतना होता है। यानी ये सारी तीन मुद्दों की ओर ध्यान दिया जाए तब नागरीय बस्ती कहा जाता है। वहाँ के लोगों को रोजगार में या कृषि के अलावा अन्य व्यवसाय में भी 75% होना बहुत जरूरी है, तब उसको नगरीय बस्ती कहा जाता है। जिस बस्ती की जनसंख्या 5,000 से अधिक हो, उसको नगरीय बस्ती कहा जाता है। और जिस बस्ती की जनसंख्या घनत्व दर कम से कम 400 वर्ग किलोमीटर इतना होता है, तब उसको नगरीय बस्ती ऐसी कहा जाता है। अब नीचे दी गई तालिका की सांख्यिकी जानकारी में नागरीय जनसंख्या का पता चलता है। इसमें अध्ययन करने से 1961 से 2011 तक के नगरीयकरण का निष्कर्ष निकलता है। अब भारत जो तालिका दी गई है उसमें हमको देखना है कि 2061 से 2011 तक के नागरीकरण का निष्कर्ष निकलता है। आपको सामने में तख्ता है, उस तालिका में देखो, अनुक्रमांक 1, 2, 3, 4, 5 और 6, जो भारत का मैप है, जो नक्शा है, जो मानचित्र है, उसमें दिया है कि वर्ष है 1961, 1971, 1981, 1991, 2001 और 2011। जनसंख्या, नगरीय जनसंख्या वृद्धि प्रतिशत में और बस्तियों की नगरीय की संख्या, जो प्रतिशत में देखो, 2061 में 17.79, 2270, दूसरे में 1971 में 19.91, 3567, 1981 में 23.34, 3245, 1991
1991 में 25.72 3,605, 2001 में नागरिक जनसंख्या प्रतिशत 28.06 5,161, 2011 में 36.07 7,935 नगरीय बस्तियां थी। तो ये भारत के मैप में उसका ये निष्कर्ष निकलता है कि 2061 से 2011 तक नगरीय बस्तियों की जनसंख्या में सतत वृद्धि होती गई है, यानी बढ़ते गया है, वृद्धि होती गई है, कम नहीं हुआ है। सन 2061 से सन 1981 तक नगरीय जनसंख्या की वृद्धि साधारणतः 5.55% थी, परंतु सन 1921 से 2011 तक की वृद्धि 13.73% तक पहुंच गई। ये वृद्धि दिखाई देती है। तो भारत में नागरिक जनसंख्या की तीव्र गति से वृद्धि हो रही है, यानी 2061 से लेकर देखो धीरे धीरे 2011 तक जनसंख्या में सतत वृद्धि होती गई है, और 2061 से 2081 तक जनसंख्या की वृद्धि का साधारण 5.55% था, लेकिन 1921 से 2011 तक वृद्धि 13.83 या 73 तक पहुंच गई, ऐसी दिखाई देती है। हर हमेशा कम नहीं हुआ है आंकड़ा, धीरे धीरे बढ़ते गया है। और बड़ा कहां से? 1921 से 2011 तक की वृद्धि। तो ये धीरे धीरे नागरिक बस्ती का निष्कर्ष निकला और धीरे धीरे जनसंख्या में परिवर्तन होते गया और बढ़ते ही गया। अब देखना है अपने को नागरीकरण के कारण। नगरीयकरण के कारण कितने होते हैं? 5 कारण होते हैं। एक होता है व्यापार, एक होता है औद्योगिकरण, दूसरा व्यापार, तीसरा प्रयोगीकरण और तकनीकी, चौथा स्थानांतरण और पांचवा यातायात और संदेश वाहन। देखो औद्योगिकरण देखना है पहला नागरीकरण के कारण। औद्योगिकरण किसी प्रदेश में उद्योगों का विकास तथा केंद्रीकरण होना, यह नागरीकरण को सहायता करने वाला घटक है। किसी प्रदेश में उद्योगों का विकास तथा केंद्रीकरण होना, यह नागरीकरण को सहायता करने वाला घटक है। दूसरा, उद्योग धंधों की वृद्धि से नौकरी के लिए आसपास के प्रदेश के लोगों इस प्रदेश में आकर्षित होते हैं। औद्योगिकरण करने से, आसपास के वहां धंधा होने से या उद्योग ओपन होने से या खुलने से बाहर के लोग वहां पर आकर्षित होते हैं, रोजगार मिल जाता है और आसपास के जितने भी लोग हैं उनको नौकरी मिल जाती है। इस नगरीकरण के कारण ही प्रक्रिया गतिमान होती है। नगरीकरण में परिवर्तन होने से उस प्रक्रिया में गतिमान को बढ़ावा मिलता है। चौथा, 19वीं शताब्दी के दरमियान में मुंबई शहर में कपड़ा मिलों की प्रारंभ की वजह से अधिक गति से शहर की वृद्धि हुई है। जो मुंबई में 19वीं शताब्दी के दरमियान मुंबई शहरों में कपड़ा मिलों के प्रारंभ की वजह से अधिक गति से शहर की वृद्धि हुई है, जिस कारण मूल रूप में मछुआरों जो मच्छी पकड़ने वाले होते हैं उनकी बस्ती वाले अनेक गांव औद्योगिकरण और नगरीकरण से मुंबई महानगर की ही भाग में हो गए हैं। जो जिस कारण मूल रूप में मछुआरे होते हैं जो मच्छी पकड़ने वाले की बस्ती वाले अनेक गांव औद्योगिकरण और नगरीकरण से मुंबई महानगर के ही भाग में आ गए हैं। जो मछली पकड़ने वाले समुद्र किनारे में थे, उनके गांव थी, उनकी बस्ती थी, वो आज महानगर से जुड़ गए हैं। तो ये औद्योगिकरण के 5 मुद्दे हैं। पहला, किसी प्रदेश में उद्योग का विकास तथा केंद्रीकरण होना, ये नागरीकरण को सहायता का वाला एक घटक होता है। उद्योग धंधों की वृद्धि से नौकरी के लिए आसपास के प्रदेश को लोग इस प्रदेश में आकर्षित होते। उद्योग खुलने से और उद्योग की शुरुआत होने से वहां पर लोगों को आकर्षित, नौकरी होना, धंधा पानी की सारा चीज मिलना चालू हो जाता है। इससे नागरीकरण के कारण की प्रक्रिया गतिमान
होती है। 19वीं शताब्दी के दरमियान में मुंबई शहर में कपड़ा मिलों की प्रारंभ की वजह से आज वहाँ की शहरों की वृद्धि हो गई है, जिस कारण मूल रूप में मछुआरों की बस्ती वाले अनेक गांव औद्योगिकरण और नगरीकरण से मुंबई महानगर के भाग में जुड़ गए या फिर समावेशन या समाविष्ट हो गए। तीसरा, व्यापार। अब देखो, दूसरा है व्यापार। अगर किसी प्रदेश में वस्तुओं को लाने ले जाने किसी प्रदेश को वस्तुओं को लाने ले जाने, उतारने, चढ़ाने तथा संग्रह करने हेतु यानी जमा करने के लिए किसी प्रदेश में वस्तुओं को लाने ले जाने, उतारने, चढ़ाने तथा संग्रह करने हेतु अनुकूल परिस्थितियां होती है, ऐसे स्थानों पर व्यापार तथा उसके संबंधित अन्य सेवाओं की वृद्धि होती है। अगर व्यापार करना है, सामान का लाना, ले जाना, चढ़ाना, उतारना तथा संग्रह करना भी जमा करना, इन परिस्थितियों में होती है, ऐसे स्थानों को व्यापार तथा संबंधित अन्य सेवाओं की वृद्धि कहा जाता है। दूसरा, जैसे व्यापारिक संकुल, बैंक, सरकारी संस्थाएं, गोदाम आदि, इन सेवाओं के साथ ही सड़कें, होटल, निवास घटकों में वृद्धि होती है। जहाँ व्यापार चालू हो गया, जहाँ औद्योगिकरण ओपन हो गया, खुल गया, वहां पर इन सारी सेवाओं का होना बहुत जरूरी होता है और हो ही जाती है। जैसे व्यापारिक संकुल हो जाता है, वहां पर बैंक भी होती है, सरकारी संस्थाएं भी होती है, गोदाम भी होता है सामान की लाने ले जाने के लिए या रखने के लिए। सेवाओं के साथ अनेक सड़कें, होटल, निवास आदि घटकों को वृद्धि होती रहती है। तीसरा, भारत में नागपुर शहर देश में केंद्र स्थान में है, यानी बीच में। जो नागपुर है वो बीच में है। यह मध्य भाग में, यह व्यापार की दृष्टि से सुविधाजनक होने से नगरीकरण में वृद्धि होने लगी है। नागपुर में वहाँ की वृद्धि होने लगी है। धीरे धीरे वहाँ के लोगों का व्यवसाय, वहाँ के लोगों का रोजगार, वहाँ के लोगों को नौकरी, आसपास के लोगों को अच्छा हो गया, क्योंकि मध्य भाग में वहाँ से हर एक सुविधाएं आते जाते रहती है। ट्रेन हो, बस हो, प्लेन हो या फिर यातायात के लिए बहुत ही अच्छा स्थान है। इसलिए वहाँ के व्यापार में परिवर्तन और नागरिकरण में ज्यादा ही परिवर्तन होने लगा है। प्रयोगीकरण और तकनीकी। विविध क्षेत्रों में प्रयोगीकरण के कारण और तकनीकी के अनेक लाभ दिखाई देते हैं। नागरीकरण के लिए यह दोनों घटक सहायक होते हैं। पिछले कुछ दशकों में कृषि में आधुनिक तकनीकी के उपयोग में वृद्धि हुई है। तकनीकी की बढ़ गई है। ग्रामीण भागों में कृषि अब बड़े पैमाने पर यंत्र की सहायता से की जाने लगी है। आपने देखा होगा, ग्रामीण भागों में जो खेती की जाती है वो कृषि अब बड़े पैमाने में यंत्र की सहायता से करने लगे। इसीलिए खेती पद्धति में मनुष्य बल कम हो गया है। जो मेहनत इंसान करता था, मनुष्य करता था खेत में, खुद हल जोतता था, बैल होते थे, अपन हल पकड़ते थे, उसके माध्यम से जो मनुष्य की जो ताकत, बल और ये था, ये लगता था पहले। लेकिन अब स्थिति ऐसी आ गई है, अभी यंत्र के माध्यम से ट्रैक्टर लाओ, ये ट्रैक्टरों के माध्यम से खेती कर लेते हैं, हल चला लेते हैं, से कटाई कर लेते, मिसाई भी कर लेते, सारे काम यंत्र से होता है। इसलिए मनुष्य बल कम हो गया है काम करने में, जिस कारण से कृषि मजदूर काम धंधे के लिए शहरों की ओर स्थलांतरित हुआ है। जो मजदूर है काम करने के लिए, कृषि मजदूर जो खेती करने वाला मजदूर है, वो गांव छोड़कर शहरों की तरफ स्थानांतरित हो गया है, जिससे शहरों की ओर स्थानांतरित हुआ, परिणामतः नागरिक जनसंख्या में वृद्धि हो गई है। यानी लोग गांव छोड़कर, खेती को छोड़कर, कृषि योग्य छोड़कर, कृषि करने वाले, जो कृषि करने वाले या खेती करने वाले लोग होते हैं, वो गांव छोड़कर शहरों की तरफ रूपांतरित हो गए, आ गए, शहरों में आ गए, यहाँ बस गए। यहाँ पर रोजगार मिल जाता है, अच्छी सुविधाएं मिल जाती है, रुग्णालय मिल जाता है, आने जाने की सेवाएं मिल जाती है। जो सेवाएं वहां नहीं मिलती, वो सुविधाएं यहाँ पर मिल जाती है। इसीलिए अधिकतर लोग रोजगार के लिए शहरों की तरफ रूपांतरित हो जाते हैं और स्थानांतरित होते हैं। अब स्थानांतरण,
स्थानांतरण यह नागरीकरण को प्रभावित करने वाला प्रमुख घटक है। जो स्थानांतरण होते हैं यहाँ से दूसरी जगह स्थानांतरण, यह स्थानांतरण अल्पकालीन, दीर्घकालीन अथवा स्थायी स्वरूप में भी होता है। स्थानांतरण मुख्यतः एक ग्रामीण भाग से दूसरे ग्रामीण भाग की ओर अथवा ग्रामीण भाग से शहरों की ओर होता है। जो स्थानांतरण है मुख्य रूप से ग्रामीण भाग से, जो गांव से ग्रामीण भाग की ओर अथवा ग्रामीण भाग से शहरों की ओर, जो ग्रामीण भाग होता है वो शहरों की तरफ स्थानांतरित होते हैं, गांव छोड़कर शहरों की तरफ आना चालू हो जाता है। शहरों में उच्च जीवन स्तर अथवा रहन सहन के आकर्षण भी शहरों की जनसंख्या में वृद्धि होते जा रही है। आपने देखा होगा जो गांव छोड़कर शहरों की तरफ आ गए उनको रोजगार मिल गया, शहरों में उच्च जीवन स्तर, रहन सहन, आकर्षित सब चीजों को देखते हुए शहरों की जनसंख्या में वृद्धि होती जाती है। जो गांव छोड़कर शहरों की तरफ आता है तो उनकी सारी चीजों में परिवर्तन आ जाता है, बोलने में, खाने में, रहने में, पढ़ने में, रहन सहन में, सारा चीज। जब रोजगार आ गया, रोजगार मिल गया, पैसे कमाना चालू कर दिए तो लोगों में हर चीज में परिवर्तन आने लगता है। जैसे भारत के विभिन्न भाग, बाहर के लोग पुणे जाते हैं, मुंबई आते हैं। आपने देखा होगा मुंबई में बहुत सारे लोग बाहर से आए हैं, जो यहाँ पर सबको रोजगार मिलता है। महाराष्ट्र नागपुर में मिलता है, पुणे में, मुंबई में, ये सारे, हैदराबाद है, यहाँ पर अधिक रोजगार मिलता है। जैसे कर्नाटक से लोग आए, यूपी से आए, कलकत्ता से आए है, ये अपने मध्य प्रदेश से आए, बहुत सारे ऐसे राज्य है जहाँ से यहाँ पर उनको रोजगार अच्छा मिल जाता है। यातायात और संदेश वाहन, जिन बस्तियों या गांव में सड़कें, जो सड़क होती है, जिन बस्तियों या गांव में सड़कों, रेल मार्ग आदि यातायात के साधनों का विकास होता है, वह नागरीकरण तेज गति से होता है। वहाँ की व्यवस्था अच्छी होती है, वहाँ यातायात में बढ़ोतरी मिलती है, वहाँ लोग अधिक रहना पसंद करते हैं, वहाँ सारी सुविधाएं ज्यादा होती है। आपने देखा होगा जिन बस्तियों या गांव में सड़कें, जो रोड होती है या फिर रेल मार्ग उस गांव से अगर जाता है, आदि मार्गों और यातायात के साधनों का विकास ऑटोमेटिक होते रहता है, क्योंकि उनको मालूम है यहाँ से ट्रेन जाती है, यहाँ से बस जाती है, यहाँ से हाईवे रोड है, यहाँ से सारी सुविधाएं, यहाँ अपन अगर छोटा सा भी अगर दुकान डाले, लोगों को रोजगार मिल जाता है और आने जाने की सुविधा मिल जाती है। इसलिए वहाँ के साधनों को, नागरीकरण को तेज गति मिलती है, क्योंकि मेन जगह है, वहां से प्रत्येक चीज जाता है, सुविधा है, आने जाने के लिए लोग आते जाते रहते, इसलिए कारण नागरीकरण में तेजी गति होती है। जैसे कोकण रेल विकास की वजह से इस मार्ग पर स्थित साड़वे जिला रत्नगिरी जैसे गांव का नागरीकरण होने लगा है, और इसी प्रकार महत्वपूर्ण रेल मार्ग भुसावल में जुड़ने से भुसावल जलगांव का विकास तीव्र गति से हो रहा है। मुंबई हावड़ा जो रेल जाती है, मुंबई हावड़ा, तब इसमें भुसावल, ये मुंबई से नागपुर, इसमें भुसावल और जलगांव मिलता है। ये बीचों बीच में यहाँ के लोगों का तीव्र गति से विकास हो रहा है। भुसावल में केला होता है, ये जलगांव है, भुसावल है, यहाँ पर हर चीज होता है, फल फ्रूट होते हैं यहाँ पर, इसीलिए यहाँ के लोगों को नागरीकरण में तेजी से परिवर्तन आने लगा है। अब नागरीकरण के परिणाम, नागरीकरण से प्रदेश के स्वरूप में बड़े पैमाने पर परिवर्तन होता है। नागरीकरण के परिणाम में नगरीयकरण से प्रदेश के स्वरूप में बड़े पैमाने पर परिवर्तन होता है। जिस भूमि के नियोजन में विशेषता यह परिवर्तन दिखाई देता है, जैसे पहले जिस भूमि पर कृषि की जाती थी वह भूमि आज निवास तथा कारखानों के रूप में उपयोग में लाई जाती है। ये होता है नागरीकरण के परिणाम। जो नगरीकरण से प्रदेश के स्वरूप में सबसे ज्यादा बड़ा परिवर्तन होता है। जिस भूमि को हम लोग खेती योग्य समझते थे या खेती करते थे या कृषि करते थे, उस भूमि पर लोग निवास तथा घर बनाने लग गए, और उसी कृषि और भूमि पर क्या करने लगे, कारखाने चालू कर दिए गए। इसके कारण वहां पे धीरे धीरे खेती की जगह या कृषि योग्य जगह वो नष्ट हो गई,
और लोग वहां पर कंपनियां चालू हो गई और वहां पर खेती नष्ट हो गई, और जिसके कारण लोगों को रोजगार मिल गया। इसलिए जो स्थिति है धीरे धीरे बढ़ने लगी, तो खेती हमारी नष्ट हो गई। इसलिए पहले जैसी भूमि पर कृषि की जाती थी, वहां पर उस भूमि पर निवास में रहने के लिए घर और काम करने रोजगार के लिए कारखानों के। अब उसके लाभ, नागरीकरण के लाभ, एक है सामाजिक एकता, विधा, ये नागरीकरण के लाभ। दूसरा आधुनिकरण, और तीसरा सुख सुविधाएं। तो सामाजिक एकता, नागरीकरण के कारण द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के व्यवसायों में वृद्धि होती है। नागरीकरण के कारण द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के व्यवसायों में वृद्धि होती है, जिस कारण आर्थिक व्यवहारों में वृद्धि होती है। इस क्षेत्र का विकास तीव्र गति से होता है। जिस शहर का विकास, आर्थिक व्यवहारों में वृद्धि होती है, इस क्षेत्र का विकास तीव्र गति से होता है। तीसरा, विविध प्रदेश से आने वाले लोगों के एकत्रीकरण रहने से शहरों में सांस्कृतिक और सामाजिक वृद्धि और परंपराओं का आदान प्रदान होता है। इससे सामाजिक एकता निर्माण होती है। विविध प्रदेश से आने वाले लोगों के एकत्रित रहने से शहरों में सांस्कृतिक और सामाजिक वृद्धि, परंपराओं का आदान प्रदान होता है। इससे सामाजिक एकता का निर्माण होता है। अब आधुनिकरण, विविध प्रदेशों से लोगों का रूपांतरण या स्थानांतरण होता है। आधुनिकरण में विविध प्रदेशों से लोगों का स्थानांतरण होता है। ऐसे लोगों में ज्ञान, कौशल, जानकारी का आदान प्रदान सुलभता से होता है। नवीनतम सूचना और जानकारी तथा ग्रामीण सामग्री, इनका लाभ सर्वप्रथम ऐसे प्रदेशों में होता है जो आधुनिकरण के लिए कहा जाता है। उद्योगों और व्यवसायों से संबंधित अनेक गए प्रकल्प एवं प्रदेशों में विकसित होते दिखाई देते हैं। पांचवा, नागरीय बस्तियों में नई कल्पनाएं, नवीनतम जानकारी, तकनीकी सुख सुविधाओं का लाभ प्रथम मिलता है। परिणामतः यहाँ पर रहन सहन का स्तर ऊंचा हो जाता है। जो आधुनिकरण में है, लोगों को जो नागरीकरण से बस्तियों में नई कल्पनाएं, नवीन विचार, नवीन जानकारी, नवीन तकनीकी सुख सुविधाओं का लाभ, ये सारा चीज मिलने लगता है, तो लोगों के रहन सहन में और उच्च स्तर में अच्छा स्वभाव और अच्छी चीजें ऑटोमेटिक आने लगती है। एक सिंपल सा उदाहरण है, अगर हम लोग गांव छोड़कर मुंबई में आ गए, अब रोजगार मिल गया, हम लोगों को धीरे 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 परिवर्तन होने लगता है। परिवर्तन खाने पीने में, रहने में, पहनावे में, बोलने में, सारी चीजों में परिवर्तन होने लगता है। इसलिए वही बोल रहा है कि नागरीकरण की बस्तियों में अनेक कल्पनाएं, नवीनतम जानकारी, तकनीकी सुख सुविधाओं का लाभ प्रथम मिलता है। इसके कारण यहाँ पर रहन सहन उच्च स्तर हो जाता है, ऑटोमेटिक उन चीजों में परिवर्तन होने लगता है। अब सुख सुविधाएं, नागरीकरण के कारण नगरीय बस्तियों में अनेक सुख सुविधाएं विकसित होती है। नागरीकरण में नगरीकरण के कारण नगरीय बस्तियों में अनेक सुख सुविधाएं विकसित होती है। यातायात, संदेश वाहन, शिक्षा, स्वास्थ्य, अग्निशमन आदि सुविधाएं मौजूद होती है। जो नागरीकरण के कारण नागरीय बस्तियों में अनेक सुख सुविधाएं विकसित होती है, जैसे यातायात की सुविधाएं, संदेश वाहन की सुविधाएं, शिक्षा की सुविधाएं, स्वास्थ्य की सुविधाएं, अग्निशमन की सुविधाएं आदि मौजूद होती है। जहाँ पर शहरों में परिवर्तन होने नागरीकरण से शहरों में परिवर्तन होता है, तो इसमें ऑटोमेटिक सुविधाएं होने लगती है।
शिक्षा की दूसरा, उच्च स्तर के परिवहन सुविधाओं के कारण, उच्च स्तर के परिवहन सुविधाओं के कारण यात्रा के सुचारूपन में वृद्धि होती है। दूसरा, उच्च स्तर के परिवहन यानी बड़े परिवहन जो सुविधाओं के कारण यात्रा के सुचारू रूप में वृद्धि होती है, इसका अच्छा परिणाम वस्तु, यात्रा, बाजार केंद्र, व्यापार आदि पर पड़ता है। अच्छी सुख सुविधाएं मिलने से उनका अच्छा परिणाम, वस्तु अच्छी आती है, यातायात अच्छा चलता है, बाजार केंद्र में अच्छी सुविधाएं मिलती है और व्यापार भी अधिक होता है वहां पर और अधिक चलता है। शिक्षा की सुविधाएं पर नगरीय क्षेत्रों में अधिक विकसित हुई पाई जाती दिखाई देती है। जो शिक्षा की सुविधाएं जो नगर से शहरों में परिवर्तन हो जाता है, तो धीरे धीरे शिक्षा की, उच्च शिक्षा की सुविधाएं वहां पर दिखाई देती है और विकसित हुई पाई जाती है। विशेष रूप से उच्च शिक्षा के लिए अन्य स्थानों से विद्यार्थी नगरीय क्षेत्रों में आते हैं। जो उच्च शिक्षा के लिए अन्य स्थानों से विद्यार्थी नगरीय क्षेत्रों में आते हैं। स्वास्थ्य सेवाएं भी नगरीय भागों में अच्छी तरह से विकसित हुई होती है। इन सुविधाओं का लाभ लेने के लिए अन्य क्षेत्रों से अनेक रोगी, अनेक रिश्तेदार नगरों में कुछ समय अवधि के लिए ठहरने लगते हैं। क्यों? देखने के लिए अच्छी लगती है, स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी होती है, उच्च शिक्षा के लिए लोग वहां बाहर के लिए आते हैं, बाजार केंद्र अच्छा होता है, व्यापारिक आदि सुविधा अच्छी होती है, वस्तु की सुविधाएं अच्छी होती है, शिक्षा की सुविधाएं अच्छी होती है, संदेश वाहन अच्छा होता है, सारी सुविधाएं बाहर के जो लोग आते हैं, रिश्तेदार। लास्ट वाला पॉइंट है छठवा वाला, जिसमें लिखा है कि स्वास्थ्य सेवाएं भी नगरीय भागों में अच्छी तरह से विकसित होती है। इन सुविधाओं का लाभ लेने के लिए अन्य क्षेत्रों से अनेक रोगी जो बाहर से होते हैं, अन्य क्षेत्रों से जो रोगी होते हैं उस क्षेत्र में आते हैं, रोगी जो अपना इलाज करने के लिए, और जो रिश्तेदार होते हैं वो नगरों में कुछ समय के अवधि के लिए ठहरने के लिए भी आते हैं। चलो देखने के लिए आते, यात्रा के लिए आते, यात्रा के लिए आते, पर्यटन के लिए आते, तो उसके माध्यम से, ठहरने के माध्यम से इतनी उनकी सुविधाएं देखकर भी हो जाती। इसीलिए अक्सर करके लोग नागरिककरण की तरफ और सुख सुविधा की तरफ देखते हैं। जितनी ज्यादा सुख सुविधा होगी उतना ज्यादा अपने को फायदा मिलता है। देखो रोड पर अगर नागरिकरण की सुविधा पर ये सारी चीजें होगी, यातायात, संवेदना, शिक्षा, स्वास्थ्य, अग्निशमन, ये सारी सुविधाएं अगर हो जाए तो अपने को बहुत सारी अच्छा लगता है और बहुत सारी सुविधाओं का फायदा भी मिल जाता है। अब नेक्स्ट, नागरिकरण की समस्या है। अब नागरिकरण की समस्या क्या होती है? पहला है झुग्गी झोपड़ियाँ, दूसरा है यातायात गतिरोध, तीसरा है प्रदूषण और चौथा है अपराध। ये नागरिकरण की समस्या है। तो देखते हैं झुग्गी झोपड़ियाँ। नगरीयकरण के कारण शहरों में जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ती है। जिस अनुपात में जनसंख्या में वृद्धि होती है उस अनुपात में शहरों में निवास व्यवस्था में वृद्धि नहीं होती है। आपने देखा होगा नगरीयकरण के कारण शहरों में जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ती है। आपने देखा होगा बाहर से जितने भी लोग आते हैं वो शहरों में रूपांतरित होते हैं और जिनको वहाँ पे ऑटोमेटिक जनसंख्या धीरे धीरे सब कमाने रोजगार के लिए बाहर से आए हुए लोग उस शहरों में स्थापित हो जाते हैं और धीरे धीरे वहाँ की जनसंख्या बढ़ते रहती है। जिस अनुपात में जनसंख्या में वृद्धि होती है उस अनुपात में शहरों में निवास व्यवस्था में भी वृद्धि नहीं होती। ठहरने की व्यवस्था उतनी नहीं होती, धीरे धीरे वो अपनी ठहरने की व्यवस्था बनाता है। स्थानांतरण करने वाले अधिकांश लोग आर्थिक दृष्टि से कमजोर होते हैं, जिस कारण शहरों में मकान नहीं ले सकते। उनके पास पैसा नहीं होता, आर्थिक चीजों से कमजोर होते, बेचारे कमाएंगे तभी ज्यादा कर कल किराए के रूम में रहते या फिर झुग्गी झोपड़ियों में रहना शुरू करते हैं। इसलिए उन लोगों के पास आर्थिक दृष्टि से जो होता है, आर्थिक चीजों से कमजोर होते। स्थानांतरण करने वाले लोग, अनेक लोग प्रतिदिन शहर में आते रहते हैं, परंतु सभी को रोजगार मिले
यह भी संभव नहीं होता। अब ऐसा नहीं है स्थानांतरित लोग बाहर से यहाँ पर आते हैं, और ऐसा नहीं कि सबको ही रोजगार मिलेगा। ऐसे कुछ लोग होते हैं जिनको रोजगार मिलता है, किसको अच्छा रोजगार मिलता है, कि जिनको किसी को संभव है, किसी को संभव भी नहीं होता, जिस कारण अनेक लोगों की आय कम होती है। ऐसे लोग शहर में उपलब्ध खाली जगहों पर स्थायी और कच्चे स्वरूप में मकान बनाते हैं, और यह मकान अधिकांश अवैध होते हैं, और उन्हें स्थानीय स्वराज्य संस्थाएं सुख सुविधाएं नहीं मिलती, जो हम लोग वहां पर रहना चालू करते हैं। यह मकानों का घनत्व अधिक होता है, सड़कें सक्रिय होती है, आधारभूत सुविधाओं का अभाव होता है। ऐसे झुग्गी झोपड़ियां अनिर्बनता से फैली जाती है, जिसके कारण सामाजिक और स्वास्थ्य विषयक समस्याएं निर्माण हो सकती है। धीरे धीरे ये नागरीकरण में बढ़ती समस्या है। वो झुग्गी झोपड़ियों के माध्यम से इतनी सारी सुख सुविधाएं नहीं मिल जाती, इतनी सारी गति होती है। अब यातायात और गति रोध, नगरों का क्षेत्रीय विस्तार होने के कारण नगर के बाह्य काम तथा उपनगर में लोग निवास करते हैं। दूसरा, शहर के मध्यवर्ती भाग में व्यवसाय, उद्योग, व्यापार, रोजगार, शिक्षा आदि के लिए प्रतिदिन उपनगरों से नगर की ओर आने जाने आना जाना करते हैं। जो शहरों की ओर होता मध्यवर्ती भाग में, आपने बोला था कि मध्यवर्ती भाग, भारत का मध्यवर्ती भाग मुंबई है। मुंबई में प्रत्येक सुख सुविधा है, रोजगार मिलता है, वहाँ की आने जाने की रोजगार भी बहुत सुख सुविधाएं मध्य भाग में है। इसलिए शहरों के मध्य भाग में व्यवसाय, उद्योग, व्यापार, रोजगार, शिक्षा आदि के लिए प्रतिदिन उपनगरों से नगर की ओर आना जाना करते हैं। तीसरा, सार्वजनिक परिवहन सुविधाएं जनसंख्या के प्रमाण में पर्याप्त न होने से निजी वाहनों की भीड़ बढ़ती है। निजी मीन्स खुद की। जो सार्वजनिक परिवहन में सुविधाएं जनसंख्या के प्रमाण में पर्याप्त न होने से निजी वाहनों की भीड़ बढ़ती है, जिसके कारण निजी वाहन यानी खुद की फोर व्हीलर, बाइक, इनकी ज्यादा भीड़ रहती है। परिणामतः यातायात में गतिरोध उत्पन्न होता है, और आवागमन में काफी समय नष्ट लगता है। धीरे धीरे आने जाने में काफी समय लग जाता है। अब रहा प्रदूषण। शहरों में प्रदूषण का एक जटिल समस्या बन गई है, जिस प्रदूषण में लोगों को धीरे धीरे उन प्रदूषणों में बढ़ोतरी होती गई। आपने देखा होगा, गाड़ी घोड़े, आयात निर्यात, यातायात, कारखाने, फैक्ट्रियां, इनके कारण सबसे ज्यादा प्रदूषण की समस्या बन गई है। दूसरा, इसका नगरीय जीवन पर विपरीत परिणाम होता दिखाई दे रहा है। जो लोगों के ऊपर है या जनसंख्या के ऊपर है, उसका भारी परिणाम हो रहा है। इसमें वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण तीनों दिखाई देते हैं। आपने देखा होगा, हवा में, आवाज में और जल में तीनों जगह प्रदूषण दिखाई देते हैं। नगरों का बढ़ावा, विकास, सुविधाओं का अभाव, उसी प्रकार नियमों का उल्लंघन, इससे प्रदूषण एक गंभीर समस्या होती है। इससे प्रदूषण पर एक गंभीर समस्या होती है। जिस प्रकार नगरों में वृद्धि हो रही है, उसी प्रकार प्रदूषण में भी वृद्धि हो रही है, यानी धीरे धीरे प्रदूषण में भी वृद्धि होती रहती है। अब देखिए, अपराध। स्थानांतरित होने वाले जनसंख्या में से अनेक लोगों को रोजगार उपलब्ध नहीं होता। अहद मार्गों का उपयोग कर अनेक बार पैसा कमाया जाता है। इससे नगरों में अपराधों में वृद्धि दिखाई देती है। चोरी, संग, डकैती, मारपीट, कत्ल अपराध शहरों में बढ़ते जा रहे हैं। इसी कारण तीसरा, इसी कारण कानून तथा सुव्यवस्था की गंभीर समस्या निर्माण हो रही है। चौथा, पुलिस तथा न्याय व्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है। पांचवा, उपरोक्त समस्याओं के अतिरिक्त निवास स्थानों की कीमत में अत्यधिक वृद्धि और विभिन्न गुटों में संघर्ष आदि के कारण शहरों में तनाव बढ़ते हैं। परिणामतः शहरों की सामाजिक एकता में बाधा आ जाती है। तो इतनी सारी अपराध होते, स्थानांतरित लोगों और जनसंख्या में अनेक लोगों की रोजगार उपलब्ध नहीं हो पाता, तो इसके कारण वहां पर अर्ध मार्ग से पैसा कमाया जाता है। इससे वहां पर चोरी होती है, मारपीट होती है, डकैत होती है, कत्ल होते हैं, आदि अपराध बढ़ते जा रहे हैं और बढ़ते हैं।
और इस कारण कानून तथा सुव्यवस्था गंभीर समस्या का निर्माण हो रही है। पुलिस तथा न्याय व्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है। और ये पांचवा था, उपरोक्त समस्याओं के अतिरिक्त निवास स्थानों की कीमत में अत्यधिक वृद्धि, विभिन्न गुटों में संघर्ष आदि के कारण शहरों में तनाव बढ़ते हैं। परिणामतः शहरों की सामाजिक एकता में बाधा आ जाती है। यह अपराध था। अब तीसरा, ये तो बच्चों आज हमने देखे पर ये नागरीकरण, और नागरीकरण में कौन सी सुविधा है, नागरीकरण में क्या क्या होता है, नागरीकरण से कितनी सारी चीजों में परिवर्तन आता है, नागरीकरण के लाभ, नागरीकरण के परिणाम, नागरीकरण के से क्या फायदा होता है, स्थानांतरित लोग गांव से शहरों में कैसी परिवर्तन होता है, ये सारी चीजें हमने आज नागरीकरण के माध्यम से देखे। और इस नागरीकरण में व्यापार, संदेश वाहन, सुख सुविधाएं, नगरी से बस्ती में परिवर्तन होना, सारी सुविधा इसमें हमने देखे। आज हमने नागरीकरण का पाठ जो पढ़े, भूगोल भी, इसमें जो प्रदूषण, व्यापार, संदेश वाहन, सारी सुविधाएं देखी। इसके कारण से आपको इसके बारे में कुछ डाउट्स है तो पूछ सकते हैं।